नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है, फुल थ्योरी क्लास चल रही है। तो आज क्लास हमारी है मॉडर्न हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री में हो चुकी है, हम लोगों ने शुरुआत की थी, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आपने देखा हो तो उसके आप पीवाईक्यू सॉल्व करना या आप टेस्ट सीरीज उस चैप्टर की जरूर लगाना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ डिटेल्ड में है कि नहीं और यूपी पीएससी आयोग लायक है कि नहीं। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से पीछे हम लोगों ने छोड़ी थी चीज़ें। और इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो तो कायदे से लगे रहना है। ठीक है, कायदे से, मतलब कोई भी टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है आरओ का। और अब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत ही जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस हो जाएगा, मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगली आरओ भी वैकेंसी आनी है बाद में, तो आयोग बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पिछले टर्न पर बंगाल पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने बंगाल के जो नवाब होते हैं वो समाप्त कर लिया था बहुत ही अच्छे से। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, कैसे क्या क्या वो सभी कुछ देख लिया था। ठीक है, सिख वगैरह देख लिया है, उत्तरकालीन मुगल देख लिया है, अवध राज्य देख लिया है, दक्कन देख लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैसूर। मैसूर, ठीक है, मैसूर राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। ठीक, तो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ये यूपी पीएससी आयोग का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हम लोग शुरू कर रहे हैं मैसूर राज्य। बिल्कुल अलग है ये, और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अच्छी रहेंगी और मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मैप बनाऊं, फिर उसमें देखते हैं। ठीक है, छोटा सा एक मैप बना लेते हैं यहीं पर, दक्षिण भारत का, मैसूर वाले क्षेत्र का, इस प्रकार से। यहीं पर एक क्षेत्र इस प्रकार से बना लेते हैं, ये, और फिर ये वाला क्षेत्र है, फिर ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है यही क्या है, यही है मैसूर। और जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये क्या है, ये है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। देखिए, मैंने आपको मध्यकालीन भारत में अभी पूरा थ्योरी बताया नहीं है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आपको एक चीज पता होगा, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं, फिर मध्यकालीन में उसको पूरी चीजें लेंगे। 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध। तो पहले तो आपसे बहुत बार यही प्रश्न आ चुका है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, 1565 में। ठीक है, मिलान करने को काफी चीजें आ जाती हैं इसमें। इस तालीकोटा के युद्ध में, इसी युद्ध में विजयनगर का होता है अंत। विजयनगर का अंत होता है। क्या होता है, विजयनगर का अंत। ठीक है, उसके बाद एक वंश होता है लास्ट का, जिसका नाम है अराविडु वंश। आपने पढ़ा होगा हल्का सा भी, तो समझ लेना है, नहीं पढ़ा हो तो समझ लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहीं पर। और यहां से आपको चीजें आएंगी नहीं, हालांकि इतनी चीजें मध्यकालीन में भी फिर से आएंगी बहुत अच्छे से, लेकिन मैसूर का उदय कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं केवल। ठीक है, तो जब तालीकोटा का युद्ध हुआ और इसमें विजयनगर का अंत हुआ, तो विजयनगर का अंतिम शासक चल रहा था, मतलब सॉरी, अंतिम राजवंश चल रहा था, वो था अराविडु वंश। कौन था, अराविडु वंश। इसी अराविडु वंश का, इसी अराविडु वंश का एक शासक था जो कि तालीकोटा के युद्ध में मारा गया। शासक था, उसका नाम था राम राय। समझना है, राम राय, जो कि मारा गया, मारा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मारा गया तो इसी अराविडु वंश का द्वितीय शासक कोई आएगा भाई, राम राय के बाद कोई दूसरा शासक आएगा, कोई दूसरा शासक आएगा। कौन था वो शासक, वो था वेंकट द्वितीय। क्या नाम है, वेंकट,
वैकेंट द्वितीय, सॉरी वैकेंट द्वितीय, ठीक है ना, वैकेंट द्वितीय। मैं फिर बता रहा हूं कि तालिकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। इसी तालिकोटा का युद्ध में विजयनगर का अंत होता है, लेकिन विजयनगर का अंतिम शासक है अराविडु वंश। अंतिम वंश है, कौन सा है अंतिम वंश है? अराविडु वंश। उसका एक शासक है राम राय। यही तालिकोटा का युद्ध में मारा गया था। फिर उसके बाद दूसरा शासक बनता है वैकेंट द्वितीय, और इसी वैकेंट द्वितीय के समय में, समझना है, इसी के समय में एक मैसूर का जागीरदार बना। क्या बना? मैसूर जागीरदार। नाम क्या था? वाडियार। नाम क्या था? वाडियार। क्या होता है? वैकेंट द्वितीय के समय में ही एक मैसूर का जागीरदार बनता है जिसका नाम होता है वाडियार। वैकेंट द्वितीय ने क्या किया, समझिएगा, यहां पे वैकेंट द्वितीय ने क्या किया है, इसी वाडियार को क्या दिया? राजा की उपाधि दे दी। क्या दे दी? राजा की उपाधि दे दी। किसने? वैकेंट द्वितीय ने वाडियार को क्या दे दिया? राजा की उपाधि दे दी। ठीक है। अब जब राजा की उपाधि दे दी तो इसी वाडियार ने क्या किया? इसी वाडियार ने क्या किया है? वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी। वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है। अब जब वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी तो वाडियार राजवंश का एक शासक है, बाद में वाडियार वंश के बाद, सॉरी वाडियार शासक के बाद एक और शासक बनता है। मैं केवल अभी आपको इतना बता रहा हूं कि मैसूर कैसे उदय हुआ। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि वैकेंट द्वितीय ने वाडियार को राजा की उपाधि दी। वाडियार काफी फूल गया एकदम कि हमें राजा की उपाधि दे दी है, तो वाडियार ने क्या किया? वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी। अब जब वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी तो फिर एक शासक बनता है इसी राजवंश का, जिसका नाम है चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। ये वाडियार वंश का एक अयोग्य शासक है। अयोग्य का मतलब है इसको शासन से कोई मतलब नहीं है जाता। ठीक है। इसके पास सभी पावर है लेकिन पावर का यूज नहीं कर पा रहा। और जब पावर का यूज नहीं कर पाएगा कोई भी तो क्या होगा? वास्तविक शक्ति किसी को देनी पड़ेगी। तो इसके समय में जो वास्तविक शक्ति थी दो मंत्री के पास थी। समझना बहुत अच्छे से, दो मंत्री के पास थी, दो मंत्री के पास। और यहीं से आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और घटना चक्र उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कौन है दो मंत्री? एक है देवराज और एक है नंदराज। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया जो चिक्का कृष्णराज द्वितीय है ये शासन संभाल नहीं पा रहा है। और जब शासन संभाल नहीं पा रहा है तो वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों के पास है। कौन? देवराज, नंदराज। देवराज के पास सैन्य ताकत है। भाई दो मंत्री हैं तो मंत्रियों के पास कौन सी ताकत थी? तो देवराज जो था इसके पास क्या थी? सैन्य ताकत थी। ठीक है। और इसके पास क्या था? वित्त संपत्ति ताकत थी। ये पैसे का लेन देन, टैक्स वसूली, ये सब देखता था। नंदराज ने क्या किया? इसी के समय में एक सैनिक था जिसका नाम था हैदर। समझिएगा, मामूली एक सैनिक था हैदर। हैदर को ऐसे लिखे, योग्य होने के कारण फौजदार बनाया। समझिएगा, एक सैनिक है, बहुत ही नॉर्मल सैनिक है, साधारण व्यक्ति है हैदर। नंदराज ने देखा कि यार ये बहुत ही योग्य है। ये क्या है? बहुत ही योग्य है। इसको हथियार चलाना भी आता है, इसको वित्त संपत्ति के बारे में पता हुआ है। हालांकि ये पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अनुभव के तौर पर इसको काफी अच्छा ज्ञान है, अनुभव के तौर पर। ठीक है। तो नंदराज ने क्या किया कि इसको फौजदार बना दिया। किसको? हैदर को। हैदर को फौजदार बनाया। कहां का फौजदार बनाया? बनाया डिंडीगुल का। डिंडीगुल कहां का फौजदार बनाया? डिंडीगुल का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो नंदराज ने क्या किया? नंदराज ही तो नाम था। हाँ, नंदराज ने क्या किया? हैदर को देखा कि बहुत ही योग्य है और ये मामूली है, तो योग्यता की तो सिद्धि होनी चाहिए, कुछ उसको बढ़ चढ़कर होना चाहिए, मिलना चाहिए बिल्कुल।
तो हैदर को क्या किया, फौजदार बना दिया। कहाँ का, डिंडीगुल का। कहाँ का बना दिया, डिंडीगुल का। ठीक है, तो अब हैदर जो है डिंडीगुल का फौजदार बन चुका है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या हुआ है। तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर का जो अंतिम शासक है, मैं यहां लिख देता हूं, जो अराविडो वंश है ना, ये विजयनगर का अंतिम राजवंश है, अंतिम वंश है। 4 वंश थे ना, तो उसी का अंतिम वंश है। इसका शासक है रामराय, जो कि तालीकोटा के युद्ध में मारा गया। इसी का द्वितीय शासक बनता है वैकेंट द्वितीय। वैकेंट द्वितीय के समय ही मैसूर का जागीरदार बनता है वाडियार। वैकेंट द्वितीय ने वाडियार को राजा की उपाधि दे दी। वाडियार काफी खुश हो गया तो इसने वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी। कहां, मैसूर वाले क्षेत्र में। और इसका शासक है चिका कृष्णराज द्वितीय जब बनता है, जो कि अयोग्य शासक है। और जब अयोग्य शासक है तो इसकी वास्तविक शक्ति 2 मंत्रियों के पास चली गई, जो कि देवराज और नंदराज। नंदराज ने देखा हैदर बहुत ही मामूली सैनिक है और युग बहुत ज्यादा है, तो इसको एक काम करते हैं, फौजदार बना देते हैं। कहाँ का, डिंडीगुल का। मैसूर वाला क्षेत्र है डिंडीगुल, तो उसी का फौजदार बना देते हैं। तो क्या बना दिया, फौजदार बना दिया। किसको, हैदर को। कहाँ का, डिंडीगुल का। किसने, नंदराज ने। बस यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। हैदर 1761 से 82। अब यहां समझना है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न भी आते हैं और पूरा कवर भी करना आज अपने को। तो पहली बात, इसका जन्म होता है 1721 ईस्वी में। 1755 में ये क्या होता है, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है। क्या बन जाता है, फौजदार। ठीक। अब जैसे ही फौजदार बना तो इसने क्या किया, अब इसको ज्यादा, ये पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने दो काम किए। ध्यान दीजिए, डिंडीगुल में जब जैसे फौजदार बना तो डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। क्या की, स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने कहाँ की थी, डिंडीगुल में की थी। कब, 1755 में। ठीक है, किसकी सहायता से। बहुत बार आता है ये प्रश्न कि हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसकी सहायता से की थी, फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की, पुर्तगालियों की, डेनिस की। तो किसकी, फ्रांसीसियों की। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की सहायता से कर दी। दूसरी चीज इसने काम किया था, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं केवल कि हैदर अली पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसने क्या किया था, एक सलाहकार नियुक्त किया था। एक ब्राह्मण सलाहकार था जिसका नाम था खांडेराव। क्या नाम था, खांडेराव। कि भाई जो भी अगर दिक्कतें होंगी, चाहे भाषा को लेकर चाहे जो लेकर, ये हमको बताएंगे क्योंकि हमारे सलाहकार हैं। क्या नाम है, खांडेराव। ठीक है, तो ये 2 काम किए थे इसने। अब आगे चलते हैं। अब ये है कहां पर, ये है डिंडीगुल में। और ये इसी समय क्या हो रहा है, समझना अच्छे से। इसी समय क्या हो रहा है, जो मैसूर है, मैसूर की राजधानी क्या है, श्रीरंगपट्टनम में मराठों का आक्रमण हुआ। मराठा क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। मराठों का काम था आक्रमण करना कायदे से। ठीक है, तो मराठे क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। कर रहे हैं तो हैदर अली को बुलाया गया, भाई ऐसा है कि तुम डिंडीगुल छोड़ के थोड़ा सा इधर आओ, देखो यहाँ आक्रमण हो रहा है और तुम्हें योग्य हो तभी तो तुम्हें फौजदार बनाया था। तो बोला कि ओके सर, आ रहे हैं, रुकिए। तो हैदर अली गए और समझना है यहाँ पे हुआ क्या। फिर यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा कि 1758 में हैदर ने श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर की राजधानी है, श्रीरंगपट्टनम में प्रवेश किया। 1759 में मराठा आक्रमण में हैदर ने वीरता दिखाई। क्या की, वीरता दिखाई।
और संघर्ष किया, वीरता दिखाई और संघर्ष किया। देखिए मराठा जो है बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हैदर ने क्या किया है, अपनी एक वीरता का परिचय दिया है, तो इस वजह से फेमस हो गया कि यार मराठों से संघर्ष करने के लिए हैदर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब होता यह है, समझना है यहाँ पे कि अब जब वीरता दिखा दी है तो हैदर अली के जो आसपास के लोग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो शासक हैं श्रीरंगपट्टनम में, वो सोच रहे हैं कि यार हैदर है तो नया, लेकिन मराठों से लोहा ले लिया, तो एक काम करते हैं, इसको सर्वे सर्वा बना देते हैं। तो 1761 में हैदर को सर्वे सर्वा बनाया गया। सर्वे सर्वा, शासक नहीं बनाया गया कि राजा ही बना दिया हो, सर्वे सर्वा बनाया। और हैदर ने क्या किया, हैदर का काम क्या था कि मैसूर का उत्थान करना, मैसूर का उत्थान करना। किसका काम था, हैदर का, कि चलो हम मैसूर का उत्थान करेंगे। अभी तक हम केवल मामूली फौजदार थे, लेकिन अब हमें काफ़ी अच्छा पद दिया गया है, हमारे ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं कि भाई मैसूर को उठाना है, मैसूर का विस्तार करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मराठा जो थे ना, मराठा कहाँ, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, नीचे मैसूर है, तो मराठा हमेशा से ये कह रहे थे कि यार हराना है इनको। किसको, हैदर को पराजित करना है, क्योंकि हम फालतू में, हमारा काम ही है लड़ना, समझिए मराठों का काम ही है लड़ना। तो जब मराठों का काम ही लड़ना तो हम युद्ध करेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता यह है कि एक तरफ है हैदर, एक तरफ है हैदर और एक तरफ है मराठा। मराठा इसको मारते हैं हैदर को, हैदर थोड़ा डाउन होता है। अब फिर जब मराठा डाउन होते हैं तो ये फिर बढ़ जाता है। ये बात समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा समझना। यहाँ पे हैदर युद्ध नहीं कर रहा, यहाँ पे हैदर केवल और केवल अपनी पावर बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। कैसे, समझिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, ऐसे लिख दें, पानीपत तृतीय युद्ध हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मराठा हारते हैं, मराठा हारे थे, आपको पता है। और जब मराठा हारेंगे तो क्या होगी, इनकी पावर बढ़ेगी कि डाउन होगी, तो पावर डाउन हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी मराठा डाउन होते हैं, मैंने आपको मराठा पढ़ाया नहीं अभी डिटेल्ड में, पढ़ाएंगे आगे, ध्यान रखना, जब भी मराठा डाउन होते हैं तो वो क्या करते हैं, युद्ध नहीं करते, फिर युद्ध नहीं करते, फिर वो अपनी पावर बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और जब पावर बढ़ जाती है फिर युद्ध करते हैं। ठीक है, तो मराठा बहुत ही दिमागदार है। अब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मराठा यहाँ पे हार गए हैं 1761 में, और जब मराठा हार गए हैं तो पावर डाउन हो गई है। और इस समय मैसूर क्या कर रहा है, मैसूर में हैदर अली क्या कर रहा है, हैदर अपनी पावर बढ़ा रहा है, हैदर अपनी पावर बढ़ा रहा है। हैदर ने क्या बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपनी पावर बढ़ाएंगे केवल। ठीक है, पढ़ाओ। तो देखो वो क्या कह रहा है, हुआ क्या, यहाँ पे मैं एक तरफ लिखता हूँ हैदर, अब समझ में आएगा, और एक तरफ लिखते हैं मराठा, मराठा। समझिए समझिए, यहां पे हुआ क्या मराठों के साथ कि 1761 में तो हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1764 में यहां पर पेशवा बनते हैं। क्या बनते हैं, पेशवा। कौन बने, माधवराव प्रथम क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। जब पेशवा बनते हैं तो यहां पर इनकी पावर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जब पेशवा बनते हैं तो इनकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, और जब पावर बढ़ गई तो भाई हैदर ने क्या किया है, थोड़ा सा संघर्ष किया है अच्छे से, तो मराठों को लोहा दिया है कि मराठा हम भी हैं, कुछ कम नहीं है। तो मराठे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसका साम्राज्य फैल रहा है तो इसको भी दबाने की कोशिश करेंगे। तो मराठों ने क्या किया, युद्ध किया। कब कब युद्ध किया, ऐसे लिख दे, मैसूर पर आक्रमण। कब कब आक्रमण किया है तो मैं इकट्ठे बता दूं, 1764 में किया था, 1766 में किया था, 1771 में किया था। ये डेट क्यों बता रहे हो, क्योंकि आगे काम आएगी, आगे इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। 1764 में, 66 में, 71 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। तो हैदर अली ने क्या किया, हैदर हारा, भाई हारेगा ही, मराठा कमजोर थोड़ी ना है, मराठा बहुत ज्यादा पावरफुल है, हारा। और जब हारेगा तो क्षेत्र,
एवं धन मराठा को दिया। भाई मराठा क्या करेंगे, बोलेंगे हमें धन चाहिए, हमें क्षेत्र चाहिए, देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैदर यहाँ पे हिम्मत नहीं हारा, तो यही मैं एक पॉइंट लिखूंगा, हिम्मत नहीं हारा, कमजोर नहीं हुआ। अब हुआ क्या, अब समझो, यहां पे फिर थोड़ा सा आगे आए तो 1772 में, 71 तक युद्ध हुआ, 71 तक मराठों ने आक्रमण किया। 1772 में जो माधवराव प्रथम थे, इनकी हो गई मृत्यु। जब महाराजा की मृत्यु हो जाएगी तो पावर क्या घटेगी बढ़ेगी, पावर घटेगी, घट गई पावर। अब हैदर ने सोचा कि यार पावर घट गई है, अब या तो बदला ले लो, समझना है, अब या तो बदला ले लो मराठों से। किसका बदला, 1764 का, 1766 का, 1771 का। या तो बदला ले लो या खुद पावरफुल बनो, मेहनत करो, पावरफुल बनो। तो हैदर ने दूसरी बात चुनी और इसने क्या किया, युद्ध नहीं किया, मराठों से युद्ध नहीं किया। उसने बोला ठीक है पावर कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मजबूत बनना है। तो हैदर ने क्या किया, 1772 से 74 तक, 1772 से 74 के बीच गुंटी, कुरनूल, तुंगभद्रा, कृष्णा का दोआब, दोआब, एक और छेटे बेलारी, जीते, ये छोटे छोटे क्षेत्र थे आसपास के, ये जीते और मैसूर मिला लिए, मैसूर में मिला लिए। तो होता ये था कि जैसे ही मराठा कमजोर होते थे हैदर अपने आप को बढ़ाता था, फिर मराठा कमजोर होते थे हैदर अपने आप को फिर बढ़ाता था। हैदर ने युद्ध कभी नहीं किया पहले स्टार्टिंग में, वो केवल यही करता था कि हमें पावरफुल बनना है बस। कैसे बनेंगे, क्षेत्र बढ़ाएंगे, क्षेत्र बढ़ेगा सैनिक बढ़ेंगे, सैनिक बढ़ेंगे क्षेत्र बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हैदर ने अपना क्षेत्र बढ़ाया, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस तरीके से आपको दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खुद में पढ़ाई करनी है। तो मेरी बात यहाँ तक आप समझ गए कि यहाँ पे ना तो हैदर हिम्मत हार रहा है और मराठा तो ऑलरेडी पावरफुल है ही है, थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं फिर पावर बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर अंग्रेजों का कैसा मामला है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दूं अंग्रेजों का संघर्ष, समझना है। यहाँ पे पहले डायग्राम में लिख दें, पहले डायग्राम बना देते हैं, देखो समझना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे दो क्षेत्र हैं, एक ये, एक ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे क्षेत्र गए हैं, उस प्रकार से यहीं पर एक नीचे क्षेत्र गए हैं, ये ऐसे मैंने एक मिला दिया, एक क्षेत्र इस प्रकार से और एक क्षेत्र इस प्रकार से। अब समझना अच्छे से, पहली चीज ये आपको पता है ये क्या है, मैसूर है, ठीक। यहीं पर एक छोटा क्षेत्र है, यहीं पर एक क्षेत्र है इधर बीच में, इसका नाम है माहे, माहे, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है कोचीन, कोचीन। ये वाला क्षेत्र है बिल्कुल नीचे त्रावणकोर, क्या है, त्रावणकोर, ठीक है। ये है कर्नाटक वाला क्षेत्र, यहां पे है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है। यहां पे है मद्रास, मद्रास, ठीक है। और ये है निजाम, ऐसे मत, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, समझिएगा, निजाम, ये क्या है, निजाम है, ठीक है। और आप ये देख रहे हो हल्का सा, हल्का सा अगर मैं इसको रेड कर दूं, ये वाला निजाम के बगल में ये हल्का सा मैंने रेड कर दिया है ना, ज्यादातर ये वाला, ये क्या है, ये है उत्तरी सरकार। आप जब तट पढ़ते हो तो आपने सुना होगा उत्तरी सरकार, यहीं पर आपका कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, वेंगी तट, उत्कल तट, ये आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तरी सरकार। यहां तक आपको बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, क्या क्या क्षेत्र हैं आप समझिए।
ये जो 2 पॉइंट बनाए हैं ये क्या है? एक है, क्या लिखते हैं, ये है बंबई, सॉरी इधर लिख देते हैं, ये है बंबई और उसी के छोटा सा नीचे वाला क्षेत्र है, उसको भी देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बंबई है ये अंग्रेजों का संरक्षण में है, अंग्रेज, और उसी के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये पुर्तगालियों के संरक्षण में है। पुर्तगाली गोवा वाला क्षेत्र है पुर्तगाली, ठीक, बहुत अच्छे। तो बीच में खाली क्यों किया है ये भी तो बताओ, बीच में खाली क्यों किया है? क्योंकि ये वाला क्षेत्र है मराठा, ये वाला क्षेत्र है मराठा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अंग्रेजों का संघर्ष, अंग्रेजों का संघर्ष कैसा रहा, किसके साथ कैसा रहा? तो देखो, फ्रांसीसी भी है, निजाम है, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखो, निजाम है, मराठा है, और एक बढ़ती हुई शक्ति मैसूर। आप समझिए, फ्रांसीसियों के साथ होता है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। हालांकि मैंने यूरोपीय आगमन नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने हल्का पढ़ा ही होगा, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसमें मैसूर सॉरी फ्रांसीसी हार गए थे फाइनली रूप से। निजामों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया है? कमजोर किया है, कमजोर किया है। मराठा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इनसे कुछ ज़्यादा बोलता ही नहीं है, इनसे दूर ही रहते हैं लोग। मैसूर, नई शक्ति का उदय हो रहा है, नई शक्ति का उदय, आप समझना है यहां पे। ये दोनों, ये कर्नाटक युद्ध हुआ और ये कमजोर कर दिया, तो ये दोनों तो भैया अंग्रेजों के अधीन आ गए। क्या हो गए? अंग्रेजों के अधीन आ गए। क्यों क्यों अधीन आ गए? क्योंकि आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया और निजाम को कमजोर कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। मराठा पावरफुल है, इनसे अंग्रेज चुपचाप रहते हैं बिल्कुल शांति से। मराठा अंग्रेजों को इतना मारते हैं, तो इस वजह से शांति रखो। मैसूर, अब मैसूर राज्य का उदय हो रहा था, इससे क्या हो रहा था? अंग्रेजों को टेंशन हो रही थी, अंग्रेजों को टेंशन। क्यों टेंशन? क्योंकि मैसूर राज्य का उदय हो रहा है, उदय हो रहा है तो हमारा साम्राज्य और कमजोर होगा, हमारा जो बिजनेस है उस पर प्रभाव पड़ेगा। मराठों को क्या लेना देना है? मराठों को लेना देना है, हम युद्ध करेंगे, हमें क्षेत्र चाहिए, हमें पैसा चाहिए। लेकिन अंग्रेजों की सोच अलग थी कि हमें तो बिजनेस करना है, और नई शक्तियों का ऐसे ही उदय होता रहा तो हमारा बिजनेस तो ठप। भाई हम कहाँ जाएंगे फिर? इतनी मुश्किल से हमने भारत पे कब्जा किया है, हम कहाँ जाएंगे? समझ रहे हो बात? तो मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजों का संघर्ष फ्रांस के साथ, निजाम के साथ, मराठा के साथ, मैसूर के साथ कैसा रहा, और ये वाला डायग्राम याद रखना है, ठीक है। अब बाकी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हैदर मराठा के साथ अलग से कैसे संघर्ष चल रहा था, ठीक। अब होता ये है, यहाँ मराठा मारते हैं, हैदर थोड़ा कमजोर होता है, मराठा फिर बाद में कमजोर हो जाते हैं, मराठा खुद बढ़ाते हैं, वो दिक्कत नहीं है। अंग्रेज यहाँ पर कह रहे हैं कि मैसूर को अब हमेशा के लिए थोड़ा शांत करना है, क्योंकि बिजनेस पर हमारे प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसे शांत करें? कैसे शांत करें? एक काम करते हैं, युद्ध करते हैं। अब यहां पर अंग्रेज करेंगे युद्ध, क्यों? उनको भैया बिजनेस बचाना है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो इसको डुबाएंगे, ठीक है। जो हैदराबाद है, देखो यहां पे ये मैसूर है, ये डायग्राम देखना, ये मैसूर है, एक मिनट, हाँ डायग्राम देखिए, ये मैसूर है, ये निजाम है, ये बीच में बॉर्डर है। निजाम को खतरा है कि यार ये जो मैसूर है, हैदर अली है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी तो दिक्कत है, क्योंकि ये तो है तो हमारा पड़ोसी। अब पड़ोसी पावरफुल हो गया तो हमें तो डुबाएगा ही, क्या करें? अब सीधे से समझिए क्या होता है। होता है होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कब? 1767 से 1769 ईस्वी।
एक एक युद्ध को डिटेल में समझेंगे क्योंकि किताबों से समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है। किताबों से अगर समझ में आती होती तो सभी हो जाते, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कई चीज़ें किताबों से समझ में नहीं आती, समझना है। तो पहली चीज तो युद्ध हुआ क्यों, कारण समझाओ कि भाई युद्ध की क्या आफत आन पड़ी। समझिए, आफत ये आन पड़ी, कारण ये था कि 1766 में निजाम टेंशनाइड है। क्यों? क्योंकि निजाम कह रहे हैं कि यार यह हमारा पड़ोसी है, हमको मारेगा। अंग्रेज टेंशनाइड है क्योंकि हमारा यार पड़ोसी ये भी है और हमको तो बिजनेस करना है और ये बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारा बिजनेस प्रभावित होगा। तो निजाम और अंग्रेजों के बीच क्या होती है, संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। कैसी संधि? निजाम कहते हैं अंग्रेजों को, ऐसा है कि हम उत्तरी सरकार दे देंगे। किससे बोलते हैं? अंग्रेजों से। तभी मैंने आपको यहां डायग्राम में बताया है, देखो उत्तरी सरकार ये है, तट है, और बिजनेस करने के लिए तट से बेहतर क्या हो सकता है, ये बताओ, है कि नहीं। तो अंग्रेजों को कह रहे हैं निजाम, कैसा है, हम आपको उत्तरी सरकार दे देंगे। अंग्रेज कह रहे हैं बस आपको बताइए क्या चाहिए। तो निजामों को तो एक ही टेंशन थी कि भैया वो पड़ोसी है, हमको मारेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा है, हैदर अली से आपकी, किसकी? निजामों को कह रहे हैं हम आपकी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, एक बॉडीगार्ड के रूप में रक्षा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो अंग्रेज हैं उनको पता था कि मराठों के साथ भी इनकी बनती नहीं है। किसकी? हैदर की। तो अंग्रेजों ने मराठों को अपनी ओर कर लिया, मराठों को अपनी ओर किया, अपनी ओर किया। तो जब मराठों को अपनी ओर कर लिया तो यहां पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि मराठा निजाम अंग्रेज संघ बन गया, संघ बना। ये तीनों एक साथ हो गए, किसके खिलाफ? हैदर के खिलाफ, है कि नहीं। और तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या, मतलब यहीं पर लिख दें हम कि अंग्रेजों द्वारा, ये तो पूरा सिस्टम किसने बनाया था, पूरा प्लान किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेज पहले गए निजाम के पास, बोला कि ऐसा है कि हैदर बढ़ता चला जा रहा है, तुमको मारेगा घसीट के। तो निजामों ने बोला बताइए क्या करें। अंग्रेजों ने बोला ऐसा है, उत्तरी सरकार हमको दे दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोला ठीक है। मराठों के पास गए, मराठों से बोला ऐसा है, आपको पैसे चाहिए, ये लीजिए पैसे, लेकिन हैदर अली को मारना है कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजों द्वारा हैदर के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की, कार्यवाही। तो इससे भी अब देखो हैदर को पता लग गया कि यार देखो निजाम भी अब है तो हमारे पड़ोसी, हमने अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो टेंशनाइड है। तो निजाम छूट गए, मराठों से पहले से ही संघर्ष चल रहा है हमारा, और अंग्रेज तो हैं ही हमारे दुश्मन। तो अब होगा क्या, होगा क्या? तो ये तो कारण थे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुए थे, तो ये तीन कारण मैंने आपको बता दिए, बता देना है। अब युद्ध की घटनाएं क्या क्या हुई, तो मैं हैदर अली तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा, अब तो पावरफुल हो गया है ठीक ठाक, बिल्कुल करेगा। क्या करा, देखो पहला पॉइंट, हैदर ने क्या किया, मराठों के पास गया पहले। ये मराठों को बोला कि भाई साहब आपको कितने पैसे दिए हैं अंग्रेजों ने। मराठों ने बोला होगा कुछ XYZ। तो हैदर अली ने बोला हम आपको ज़्यादा देंगे इससे। सपोज करो अंग्रेजों ने बोला होगा मराठों को हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, तो हैदर अली ने बोला हम 4 देंगे। तो हैदर ने मराठों को धन देकर निजामों को, निजामों को, अब ये निजामों के पास गया कौन? हैदर अली। बोला निजामों क्या दिक्कत है तुम्हें? तो निजामों ने कहा कि ऐसा है, हम देखो युद्ध करते नहीं जल्दी, और हमको टेंशन है कि तुम हम पे युद्ध करोगे क्योंकि तुम पावरफुल होते जा रहे हो। हैदर अली ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा है तुम और क्षेत्र ले लो हमारा। तो हैदर ने क्या किया, निजामों को क्षेत्र देकर
ये ऐसा लिख दे, क्षेत्र का लालच देकर जो संघ बना था, जो गुट बना था, गुट से अलग कर दिया, गुट से अलग किया। क्या कर दिया? गुट से अलग कर दिया। अब अंग्रेज बचे अकेले। अंग्रेज क्या बचे? अंग्रेज बचे अकेले। तो होता यह है कि यहां पे मैंने आपको बताया है कि ये बंबई किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। ये बंबई से सेना आई थी, ये बंबई से सेना आई मैसूर पे आक्रमण करने के लिए। और अंग्रेजों को पता ही था कि भाई निजाम भी हमारे साथ है, मराठा भी हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मद्रास है ये भी अंग्रेजों का है, ये बंबई भी अंग्रेजों का है। अब होता यह है कि अंग्रेज सेना बंबई से आई, और जैसी बंबई से आई तो हैदर ने पराजित किया। हैदर ने अंग्रेजों को क्या कर दिया? पराजित किया। अब पराजित करने के साथ हैदर कहां चला गया? मद्रास। तो मद्रास को घेरा। क्या किया? मद्रास को घेर लिया, मद्रास को घेरा। मद्रास किसका था? अंग्रेजों का ही था। तो अंग्रेजों को पराजित भी कर दिया और अंग्रेजों का बड़ा सा क्षेत्र जो मद्रास था उसको भी घेर लिया इसने। निजाम मराठा अलग हो ही गए थे। अब अंग्रेजों को टेंशन हो गया कि यार ये तो पासा उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? एक ही रास्ता बचा, ऐसा है ये कर लो, तुम कर लो संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। कौन सी संधि कर लो? मद्रास की संधि कर लो। कब? 1769 में। ठीक है। क्या क्या हुआ संधि में भैया? क्या क्या हुए? दोनों ने एक दूसरे के जीते प्रदेश लौटाए। ऊपर से अंग्रेज आ गए थे कुछ अंदर, उसको लौटा दिया हैदर को। हैदर ने मद्रास को घेर लिया था तो बोल दिया चलो ठीक है हम इसको नहीं लेंगे, लौटा दिए। ठीक है। दूसरा, हैदर को अंग्रेजों ने युद्ध का हर्जाना दिया। हैदर को युद्ध का हर्जाना मिला, अंग्रेजों ने दिया कायदे से। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने वादा किया, अंग्रेजों ने मैसूर को संकट में सहायता देने का वचन दिया, अंग्रेजों, देखो अभी तक क्या हो रहा है, अंग्रेज युद्ध करना चाह रहे हैं, मैसूर को हराना चाह रहे हैं, लेकिन अब अंग्रेज खुद कह रहे हैं कि ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब भी टेंशन हो, जब भी आपको लगे कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, हमको एक फोन कर देना, हम आ जाएंगे। हालांकि फोन नहीं चलते थे, लेकिन मेरी बात समझिए आप, ठीक है। क्या किया अंग्रेजों ने? बोला मैसूर से, हैदर से कि ऐसा हैदर, आपको अब फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत हो, हमें केवल बता देना, हम आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। तो एक ये सिग्नेचर हुआ किस पर? मद्रास की संधि पे। कब? 1769 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब शासन चलने लगा, मराठा भी खुश, निजाम भी खुश, हैदर भी खुश, अंग्रेज भी खुश। तो अब जब सब खुश हैं तो क्या जरूरत आन पड़ी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84। क्या कारण थे? जब इतने भयानक एमओयू साइन हो गए थे, बढ़िया हो गया था, तो क्या कारण था कि भाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध करना पड़ा? देखिएगा अच्छे से, मैंने आपको थोड़ा पीछे बताया, इधर आइए, नहीं थोड़ा और पीछे चलिए, इधर आइए जी। मैंने बताया मराठों ने हैदर पर 3 बार आक्रमण किया था, 1764, 1766, 1771 बताया। अब बस 1771 वाला पॉइंट ले लो। 1771 में मराठों ने हैदर पर आक्रमण किया, या मराठों ने 1771 में मैसूर पर आक्रमण किया। और यहां पे अंग्रेजों ने क्या बोला था कि जब भी मैसूर पे आक्रमण होगा, संकट में होगा मैसूर, हम आएंगे। कब एमओयू साइन कब हुआ? 1769 में, और आक्रमण कब हो रहा है? 71 में। मतलब
संधि होने के 2 साल बाद मराठों ने आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? संधि का उल्लंघन किया कि नहीं किया? समझिए, मद्रास में क्या था? मद्रास की संधि में अंग्रेजों ने कहा था कि ऐसा है, हम आपकी सहायता करेंगे हैदर, हम आपकी सहायता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 69 में सिग्नेचर हुए। अब मराठा ने 1771 में 2 साल बाद आक्रमण कर दिया और अंग्रेज गए नहीं बचाने के लिए। जब बचाने के लिए नहीं गए तो संधि का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? तो पहला कारण तो यही था। क्या था? 1771 में 71 के मैसूर पर मराठा आक्रमण के समय अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, सहायता नहीं की, कुछ भी लिख दो। अच्छा चलो, साथ नहीं दे रहे हैं वो तो ठीक है। दूसरा कारण, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? आक्रमण भी कर दे रहे हैं मैसूर के ऊपर। सबसे बड़ी चीज क्या किया? एक फ्रांसीसी बस्ती थी जिसका नाम था माहे। मैंने आपको यहीं पर डायग्राम में करवाया हुआ है। ये माहे क्या है? ये एक फ्रांसीसी बस्ती है जो मैसूर के अंडर में है। फ्रांसीसी बस्ती माहे जो मैसूर संरक्षित है। अंग्रेजों ने 1773 में आक्रमण किया। अब यहां पे ये मत समझना कि 1771-73 में हो रहा है और 80-84 में युद्ध हुए। तो भाई अभी मैसूर के ऊपर देखो, मराठों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, फिर अंग्रेजों ने भी आक्रमण कर दिया, तो मैसूर क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गया, पावर कमजोर हो गई। तो वो धीरे धीरे पावर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बढ़ाने में। अब घटनाएं क्या क्या हुई? तो युद्ध क्यों हुए पता चल गया आपको, घटनाएं क्या क्या हुई समझो। तो भाई बदला लेगा कि नहीं लेगा? कौन? मैसूर। हैदर अली बदला लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो हैदर ने क्या किया? जुलाई 1980 में हैदर ने जब पावर बढ़ गई तो कर्नाटक पे आक्रमण किया। कर्नाटक पर आक्रमण किया और जीता। ऐसे लिख दें, आक्रमण किया, जीता, और इसकी जो राजधानी थी कर्नाटक की, अर्काट, अर्काट, इसको भी जीता। मेन राजधानी तक पहुंच गया और जीत गया। ठीक। अब अंग्रेजों की धक धक होने लगी कि यार ये तो पावर बढ़ गई और हमसे हो गई गलती, क्या करें क्या करें? तो अंग्रेज तुरंत, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उस समय, गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, इसने तुरंत एक चाल चली। क्या चाल चली? इसने 2 काम किए। एक, निजाम को गुंटूर देकर, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर देकर अपनी ओर कर लिया, अपनी ओर कर लिया। और मराठों के साथ हुई थी सालबाई की संधि। ये जब मराठा पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना? सालबाई संधि। इस सालबाई संधि में क्या हुए थे? मराठा तटस्थ हो गए थे कि मतलब ना तो वो युद्ध किसी से करेंगे, ना मैसूर के साथ, ना हमारे साथ, ठीक है? तो मराठा हट गए और निजामों को अपनी ओर कर लिया। अब हैदर अली अकेले, समझिएगा, अब हैदर अली क्या हो गए? अकेले हो गए। अब हैदर अली अकेले हो गए तो नवंबर 1781 में हैदर और आयरकूट, आयरकूट अंग्रेजों का सेनापति है, आयरकूट के साथ पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ। पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ, बहुत बार आता है पोर्ट नोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हैदर आयरकूट के मध्य, नवंबर 1781 में।
तो युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। अब अंग्रेज हैदर अली यहाँ पे अकेला है, न मराठा है न निजाम है। हैदर अकेले हैं और अंग्रेजों के साथ निजाम है, मराठा तो नहीं लेकिन निजाम तो है। तो होता यह है कि हैदर यहाँ पे पराजित होता है, घायल होता है, पराजित होता है, घायल होता है, और घायल होने के बाद इसकी हो जाती है मृत्यु। समझिएगा कब होती है मृत्यु, ये होती है 1782 में। द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, विश्व युद्ध बोल रहा हूं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल ही रहा है। अंग्रेजों ने बेहतरीन चाल चलकर हैदर को पराजित कर लिया है और अंतिम रूप से हैदर की हो गई है मृत्यु। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ। अब क्या होता है, अब होता यह है कि हैदर की हो गई मृत्यु कब, दिसंबर 1782 में। और जैसी मृत्यु होती है तो हैदर का एक पुत्र है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने क्या किया है, युद्ध भूमि पर ही, युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया और युद्ध जारी रखा, युद्ध जारी रखा। ठीक है, युद्ध जारी रखा। तो टीपू ने क्या किया, टीपू ने क्या किया, अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज सेनापति जिसका नाम है, देखो आयरकुट जा चुका है इस समय, ठीक है ना, आयरकुट नहीं है इस समय। टीपू ने अंग्रेज सेनापति जिसका नाम है मैथ्यूज, मैथ्यूज, तो मैथ्यूज को पराजित किया, पराजित किया। मैथ्यूज को पराजित करने के बाद बंदी बनाया, बंदी बनाया। अब अंग्रेज हो गए यहाँ पे कमजोर, क्योंकि मेन सेनापति को जब पराजित कर दिया तो बाकी थोड़ी ना लड़ेगी। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गए अंग्रेज फिर से कमजोर। लेकिन अब पिता जा चुके हैं टीपू, ठीक है ना, लेकिन अब पिता जा चुके हैं तो होगा क्या, जब अंग्रेज कमजोर हो गए तो फिर से संधि हुई। कौन सी संधि हुई, इस बार हुई मंगलौर की संधि। अंग्रेजों ने कौन सी संधि की, मंगलौर की संधि। कब, 1784 में। क्या हुए इस संधि में, क्या क्या हुए इस संधि में, दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला वही चीज है कि एक दूसरे के, एक दूसरे के विजित या जीते हुए प्रदेश लौटाए और सहायता का आश्वासन, सहायता का आश्वासन दिया कि हाँ भाई अब युद्ध होगा तो हम सहायता करेंगे। वही चीज थी जो पहले हुई थी, वही चीज थी। ठीक, तो अब कहने का मतलब यह है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू आ गया है, हैदर की मृत्यु हो गई है। कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आया था, गलत, द्वितीय में ही आ चुका था। द्वितीय में ही युद्ध भूमि पर ही राज्याभिषेक करवाया और युद्ध जारी रखा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और फाइनली रूप से जीता भी, मंगलौर की संधि हुई। ठीक है, टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक पूछेगा तो लिख लेना, राज्याभिषेक 1784 में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 1784 में राज्याभिषेक हुआ था। पातशाह की उपाधि धारण की थी। उर्दू, फारसी, अरबी काफ़ी भाषाएं का ज्ञाता था। रॉकेट की परिकल्पना की थी। हालांकि ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी। तो अब यहाँ पर टीपू आ गया है। अब हैदर जा चुके हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आ गया, टीपू आ गया है। तो थोड़ी सी चीज़ें और बात करें, फिर से एक मैप लेते हैं, क्योंकि अब टीपू आ गया है, थोड़ी सी स्थिति बदलेगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और थोड़ी सी चीज़ें इसको अच्छे से पढ़ना कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं दिमाग में रहती नहीं है टाइम पर। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे मैंने बना दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। इधर मैं बनाऊंगा एक चीज इससे, इस प्रकार से समझिए। एक एक पॉइंट देखेंगे। तो ये तो पता है आपको मैसूर है, मैसूर है। ठीक है, यहां निजाम है,
मतलब हैदराबाद है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मराठा ही है पावरफुल, कोई दिक्कत नहीं है। मराठा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे समझना है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये है कोचीन। कोचीन किसके संरक्षण में है? तो भाई मैसूर के संरक्षण में है, मैसूर संरक्षण, ठीक है। यहां पे दो क्षेत्र हैं, ये वाला, यहां पे दो क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक है जकोल्टे और एक है क्रागानूर। क्रागानूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में? इंपॉर्टेंट देखना है ये कोचीन के क्षेत्र, समझिएगा। पहले ये वाला नीचे वाला देख ले, ये वाला कौन सा है? त्रावणकोर। त्रावणकोर। ये वाला कौन सा है? ये जो बिल्कुल मैंने ब्लैक कर दिया है ये है पौंडीचेरी। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है मद्रास। और ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा? ये जिसको मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया है, ये वाला, ये जिसको मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया है, ये कौन सा क्षेत्र है? यहां नीचे लिख देते हैं, ये है मद्रास, ठीक है। अब जकोल्टे में थोड़ा ध्यान रखना है, जकोल्टे क्रागानूर में ये कोचीन के क्षेत्र थे जिन्हें त्रावणकोर ने लिया। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। मैंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया मैसूर कहाँ है, निजाम कहाँ है, मराठा कौन सा क्षेत्र है, कोचीन, फिर जकोल्टे, क्रागानूर, त्रावणकोर, पांडिचेरी, मद्रास। ये जो जकोल्टे और क्रागानूर है ये कोचीन के क्षेत्र हैं। अब इनको त्रावणकोर ने कब्जा लिया है। क्यों? क्योंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का है, तो एक तरीके से अंग्रेजों ने कब्जा लिया। और ये जो कोचीन है आपको दिख रहा है, ये मैसूर संरक्षण में है, मतलब ये टीपू के संरक्षण में है। टीपू के संरक्षण में जकोल्टे क्रागानूर है, लेकिन जबरदस्ती अंग्रेजों ने जकोल्टे क्रागानूर को कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया आपकी जमीन पे तो गुस्सा होगा कि नहीं आदमी? बिल्कुल होगा। तो टीपू ने त्रावणकोर पर, ये त्रावणकोर है अंग्रेजों का है, त्रावणकोर पर 1789 में आक्रमण किया। आक्रमण किया कब? 1789 में। क्यों? त्रावणकोर पर ही क्यों किया? क्योंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का है और त्रावणकोर ने ही जकोल्टे और क्रागानूर को कब्जा लिया। क्यों जकोल्टे क्रागानूर को कब्जा लिया? तो क्या हुआ? क्योंकि जकोल्टे क्रागानूर टीपू के संरक्षण में है, टीपू के अधिकार क्षेत्र के हैं, टीपू की जमीन है। और दूसरे की जमीन पर कब्जा लोगे तो गुस्सा तो होगा ये आदमी। तो वही हुआ, गुस्सा हुआ टीपू, बोला कि मेरे रहते हुए अभी संधि संधि खेल के आए हैं और तुम सुधरोगे नहीं, अंग्रेजों सुधरोगे नहीं। तो अंग्रेजों सुधरोगे नहीं तो क्या होगा? फिर युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आप देख रहे हो ये सभी युद्ध जो हैं जमीनों के लिए ही हो रहे हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है, जमीनों के लिए। 1790-92, ठीक है। तो क्या कारण है? अच्छा, आपको यहां पर दिमाग लगाना है कि अंग्रेज जो है लगातार हार रहे हैं। प्रथम में भी हारे, द्वितीय में भी हारे, ठीक, तृतीय आ गया। तो अंग्रेज क्या कुछ दिमाग तो लगाए होंगे ना कि भाई तीसरे में हम जीतें। भाई 2 बार से लगातार हार रहे हैं तो अंग्रेजों ने कुछ दिमाग लगाया होगा कि यार तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में तो जीतना है। कैसे जीतना है समझिए। अंग्रेजों ने क्या किया? कारण क्या था मैंने बता दिया, त्रावणकोर पर। त्रावणकोर ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। इसी वजह से युद्ध शुरू हुआ। होता यह है यहां पे गवर्नर जनरल है एक, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये देख रहा है कि लगातार 2 बार से हार रहे हैं तो इस बार कोई विशेष रणनीति अपनानी पड़ेगी। कौन सी रणनीति? इसने क्या किया?
इसने बोला कि अब ऐसा है, हम फाइनली रूप से मैसूर को खत्म करेंगे। क्या करेंगे? फाइनली, फाइनली रूप से मैसूर को खत्म करेंगे। और ऐसा है कि मराठों आप और निजामों आप, और हम मैसूर बांट लेंगे। मैसूर बांटने हेतु गठबंधन। बोला कि अब ऐसा है, बहुत देख लिया, 2 बार से हार रहे हैं लगातार, अब ऐसा है इसको कब्जाते हैं, टीपू को मारते हैं, मैसूर को पूरी तरह कब्जा करते हैं और तीनों लोग आपस में बांट लेते हैं। अब इतना बड़ा क्षेत्र मराठों के लिए भी बढ़िया है, प्लस पॉइंट है, बढ़िया ऑफर है। निजामों के लिए बहुत और बढ़िया ऑफर है, और अंग्रेजों के लिए तो है ही बढ़िया ऑफर। मेरी बात समझ रहे हो? तो होता क्या है यहां पे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब टीपू करेगा क्या? अब यहां पे बहुत सारे युद्ध हुए, मतलब बहुत सारे चरणों में युद्ध हुए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? यहां पे होता क्या है, जब अंग्रेजों ने इतना ही पावरफुल प्लान बनाया है तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। तो क्या सोचा था, समझिए। अंग्रेजों ने सोचा क्या था? अंग्रेजों ने ये सोचा था कि हम कायदे से भीड़ में जाएंगे, मारेंगे। तो पहले तो युद्ध होगा। तो टीपू ने क्या किया, एक अंग्रेज सेनापति है, अंग्रेज सेनापति, क्या नाम है? भिडोज। भिडोज को हराया, पहली चीज। टीपू ने सोचा यार हम तो पावरफुल ही हैं, मारेंगे घसीट के, हराया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है, मैं जीजी लिख रहा हूं, गवर्नर जनरल कौन? कॉर्नवालिस। स्वयं सेनापति बना, स्वयं युद्ध किया, ऐसे लिख लें, स्वयं युद्ध किया या स्वयं सेनापति बना। और वेल्लोर, क्या छोटे छोटे क्षेत्र थे, वेल्लोर, कोयम्बटूर, मंगलौर को जीता और राजधानी तक पहुंच गया। राजधानी तक पहुंचा, क्या है राजधानी? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, राजधानी तक पहुंच गया। अब राजधानी तक पहुंचा तो कॉर्नवालिस ने मराठा, निजाम के साथ मिलकर, ऐसे लिख लें, के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम को घेरा। टीपू हारा। बस वही नौटंकी क्या हुई, संधि। समझिएगा होता क्या है कि पहले टीपू तो पावरफुल है, लेकिन यहां पे कार्नवालिस थोड़ा सा दिमाग लगाया है। कार्नवालिस ने कहा आप घेर के मारेंगे कायदे से। तो कार्नवालिस के साथ बहुत सारे आ गए थे, स्टुअर्ट आ गए थे, हंटर आ गए थे, मैक्सवेल, भिडोज, ये सभी सेनापति, काफी सारे सेनापति थे, मैंने आपको सब नहीं गिराए हैं, ठीक है। तो काफी सारे सेनापति आ गए। कार्नवालिस ने कहा इस बार फाइनली है, और हुआ भी वही। मराठा, निजाम सब घेर कर अकेले टीपू पर युद्ध किया, राजधानी तक आ गए, सब कुछ कब्जा कर लिया और टीपू हार गया। अब जब टीपू हार गया तो टीपू को मारा नहीं, समझिएगा, टीपू को मारा नहीं, क्या हुई, संधि हुई। कौन सी संधि? राजधानी में पहुंच गए थे तो कौन सी संधि हो गई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब? 1792 में। 1792 में। तो क्या हुई संधि में? संधि में क्या क्या बातें हुई? पहला पॉइंट, टीपू का आधा राज्य ले लिया, पहली चीज। और आधा राज्य लिया तो अंग्रेजों ने वादा किया था कि नहीं किया था कि मराठों आपको ये दे देंगे, निजामों आपको ये दे देंगे। तो मराठों को तुंगभद्रा का उत्तरी क्षेत्र दे दिया, मराठे निकल गए, बचे निजाम। निजामों को आपने सुना होगा एक पेन्नार नदी है, कृष्णा नदी का जो दोआब क्षेत्र है, बीच के क्षेत्र,
दोआब क्षेत्र दिया, ठीक है, क्षेत्र क्षेत्र दिया। तो जब मराठों को भी दे दिया और निजामों को भी दे दिया, वो भी खुश हो गए। अंग्रेजों ने खुद क्या रखा, अंग्रेजों ने जो मालाबार तट है पूरा मिल गया इनको, डिंडीगुल मिल गया जहां का एक किसी समय में फौजदार था, कौन, हैदर, डिंडीगुल, ठीक है, तो ये सब मिल गए। दूसरा पॉइंट, 3 करोड़ रुपए हर्जाना वसूला, लेकिन 1.5 CR दे पाया। 1.5 CR के बदले टीपू के 2 पुत्र गिरवी रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अगर वीडियो पूरा देखा हो, पहले के जो शुरुआत के वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना लिया था अंग्रेजों ने। 1.5 करोड़ सिख नहीं दे पाए थे, आधा ही दे पाए थे, तो शेष आधे के बदले कश्मीर दे दिया था। फिर अंग्रेजों ने वही कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को दे दिया था। मैंने बताया था, हुआ वही, यही यहाँ पे भी वही हुआ कि 3 करोड़ मांगा, आधा ही दे पाए, तो शेष आधे के बदले 2 पुत्र गिरवी रखे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे, टीपू के पास अब मैसूर के केंद्रीय भाग ही बचे, सब कुछ लुट गया, केंद्रीय भाग बचे। अब देखो, टीपू के पिताजी हैदर ने बहुत मेहनत की साम्राज्य विस्तार करने में, टीपू ने भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कूदा, बहुत मेहनत की साम्राज्य विस्तार करने में, लेकिन सब कुछ पानी फिर गया और ज्यादातर क्षेत्र चले गए अंग्रेजों के पास। तो भाई टीपू को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा कि पूरे साम्राज्य हमारे छीन लिए। जब पूरे साम्राज्य छीन लिए तो अब होगी आर पार की लड़ाई, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, आर पार की लड़ाई, ठीक है। क्या कारण थे, पहला कारण, या ऐसे बोल दे कि टीपू ने क्या किया, तो पहली चीज तो टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि सहन नहीं कर पाया। क्या किया, ये सहन नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया कि बताओ इतने हमारे क्षेत्र थे, यहाँ के हम साम्राज्य थे, पूरे राजा थे, और सब कुछ छीन लिया अंग्रेजों ने। क्यों छीन लिया, क्योंकि हैदराबाद भी उनके साथ चले गए, सॉरी निजाम भी उनके साथ चले गए थे, मराठा भी उनके साथ चले गए थे। तो ये जो मराठा है, निजाम है, ये हमारे लिए सही नहीं है, गद्दार है हमारे लिए, क्या करें, अंग्रेजों को हराना भी है। टीपू ने सोचा ऐसा है कि जब भारतीय साथ नहीं दे रहे हैं तो विदेश चलते हैं। टीपू भारतीय राज्यों से निराश होकर विदेशी सहायता हेतु दूत भेजे। क्या भेजे, दूत भेजे। कहां भेजे, दूत कहां कहां भेजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूत भेजे तुर्की, मिस्र, अरब, फ्रेंच। अब फ्रेंच में आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत ही खतरनाक शासक। सेना, जो उसकी सेना थी, जो बची कुची सेना थी, उसको भी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना शुरू किया, उसको मॉडर्न बनाना शुरू किया। अब हो क्या रहा है यहां पे, हो ये रहा है कि ये तो किया कुछ, ये तो किया सो किया। यहां पे जो जीजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
सॉरी लॉर्ड वेलेजली आ गया ना अब तो, लॉर्ड वेलेजली 1799 में लॉर्ड वेलेजली आ गए। लॉर्ड वेलेजली ये बोनापार्ट खबर ही सुना था कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक शासक है, ये आ गया तो जो बच्ची को चाह हमारा बिजनेस चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया समझिएगा, इसको नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण का भय था कि कहीं इसने टीपू की बात मान ली और हम पे आक्रमण कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसने क्या किया, टीपू को खत्म करना चाहा, टीपू को खत्म करना चाहा कि अगर हम टीपू को मार दें तो नेपोलियन बोनापार्ट सहायता किसकी करेगा, किसी की नहीं, वापस चला जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो फिर इसने प्लान बनाया, कॉर्नवालिस ने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया था और लॉर्ड वेलेजली ने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया। क्या बनाया, लॉर्ड वेलेजली जी गया कहाँ, मराठों के पास, निजामों के पास गया और दोनों से बोला ऐसा है नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है, कहीं के नहीं रहोगे तीनों लोग, ना हम ना तुम ना मराठा, एक काम करते हैं इसको रास्ते से हटाते हैं, रास्ते से साफ करते हैं। तो मराठों निजामों को मैसूर बराबर बांटने का गठबंधन किया, बांटने का ऐसे लिख दें, बांटने का वादा किया। कैसा है कि जो पूरा मैसूर है अब इसको खत्म ही कर देंगे, जो मैसूर शासन कर रहा है वो भी हम लोग तीनों लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो मराठे निजाम बोल रहे हैं ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है अंग्रेजों ने भेजा ऑर्थर वेलेजली, क्या नाम है, ऑर्थर वेलेजली को, ऑर्थर वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया कि इससे पहले विदेशी सहायता आए, नेपोलियन बोनापार्ट आए, मैसूर को खत्म करो, तो मैसूर पर आक्रमण किया। निजाम, मराठा, अंग्रेज, ये तीनों ने युद्ध किया, युद्ध किया और जब युद्ध किया तो टीपू हारेगा ही। टीपू क्या हुआ, पराजित हुआ। जब तीनों चारों तरफ से घेर के मारोगे तो पराजित होगा ही, चाहे कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा बॉडी बिल्डर आदमी हो, क्या होगा, पराजित होगा। तो पराजित हो गया टीपू, टीपू पराजित हो गया तो क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। कब, 1799 में। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो अंतिम सोचा कि इससे पहले विदेशी सहायता आए इसको खत्म कर दो, और खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया, जब खत्म कर दिया मैं टीपू को, हैदर भी खत्म, टीपू भी खत्म, तो वाडियार वंश, मैंने बताया था ना, वाडियार वंश का एक छोटा सा बालक था कृष्ण राय, उसको बैठाया गद्दी पर, लेकिन पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और 1799 में मैसूर में सहायक संधि लागू की गई। तो इस हिसाब से पूरा मैसूर जो है समाप्त हो गया, ठीक है। तो प्रथम जो मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मद्रास की संधि, फिर मंगलौर की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि और फिर सहायक संधि, ठीक है। चारों संधि, चारों युद्ध क्यों हुए थे, क्या कारण था, मैसूर का उदय कैसे हुआ, कौन पावरफुल बना, मराठा, निजाम, अंग्रेजों की क्या क्या भूमिका थी, वो सभी कुछ मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया। अब मुझे नहीं लगता इतना आपको बुक में भी मिलेगा, इतनी डिटेल्ड, ठीक है। ये डायग्राम को भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। अगर आप मेंस में भी लिखोगे ना, पीसीएस मेंस में, तो भी आप इसी टाइप से लिखोगे, डायग्राम बना बना के, ठीक। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, चीज़ें समझ में आई हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है ना, कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा। और आपका मैसूर समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।